हो गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होने वाला है, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने आपको पार्ट 5 यानी जो हमारे संविधान का भाग 5 है उसे क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, बता देते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ लिया है, तब इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया था, आपके पार्ट 5 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोग 52 से लेके 151 तक आर्टिकल को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक था, जो कि क्या था आपका, प्रेसिडेंट था। यानी हमने प्रेसिडेंट के बारे में क्या किया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, इनके निर्वाचन के बारे में और इनकी जो भी बातें थी इनसे संबंधित, यानी इनके पावर के बारे में भी पढ़ा था, सारी चीजें पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या होने वाला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी ये मंत्री परिषद क्या होता है। ठीक है, अब हमें इसी को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, मंत्री परिषद को समझना होगा कि जो हमारा मंत्री परिषद है ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे और ताकि आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका यहाँ पे लिखेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आखिर होता क्या है, इसी को हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, आप सबको पता है कि मैम हमारा क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, इलेक्शन होता है। इसको समझना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। ठीक है, इलेक्शन कितने सीटों पर होता है, तो मैम हमारे 543 सीटों पर क्या होता है, इलेक्शन होता है। यानी 543 सीटों पे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि जो पार्टी क्या होती है, यानी आपको सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, तो आपको 272 सीटों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब जिस भी पार्टी के पास क्या होती है, ये 272 सीटें, यानी जो पार्टी मेजोरिटी में आती है वही पार्टी क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है और उसी में से क्या किया जाता है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे 2019 में मान लीजिए हमारे बीजेपी को कितना मिला था, बीजेपी, ये जो हमारी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसको मिला था कितनी सीटें, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए 309 सीटें मिल गया था। ठीक है, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लोग क्या करेंगे, अपनी सरकार को बनाएंगे। यानी अब ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। अब हमारे इस बीजेपी में जितने भी नेता हैं उसमें से सभी एमपी क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री अपना बनाएंगे। ठीक है, अपने पार्टी में से क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को पीएम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या बन जाते हैं, पीएम साहब बन जाते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा इतना बड़ा देश है और इतनी ज्यादा क्या है, जनसंख्या है और इतनी ज्यादा विविधता है, तो इतने सारे जो हमारे काम है उनको हमारे जो प्रधानमंत्री है वो अकेले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसकी जरूरत होती है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं कुछ लोगों को मिलाकर एक टीम बनाते हैं, टीम, यानी और उसी टीम को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि हम लोग देखते हैं कि 543 सीटों पे इलेक्शन होता है, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें होनी चाहिए। इसमें से बीजेपी को हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 2019 में 309 सीटें मिला था, यानी ये पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है और इसी में से क्या होती है, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। फिर पीएम क्या करते हैं, कुछ लोगों का समूह बनाते हैं, यानी टीम बनाते हैं और उसी टीम को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या होते हैं, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, आपके होम मिनिस्टर होते हैं और क्या होते हैं, आपके रक्ष, आपके और कौन कौन से होते हैं, एक मिनट। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो आपके
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, आपके होम मिनिस्टर होते हैं यानी रक्षा मंत्रालय इसी में आता है, आपका वित्त मंत्रालय इसी में आता है, विदेश मंत्रालय, सारे मंत्रालय कहाँ आते हैं? तो हमारे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं। और यही लोग क्या करते हैं? हमारे देश के लिए क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के साथ में बैठ के क्या करते हैं? नियम कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमें क्या करना है? आज विस्तार में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो हमारे संविधान में उपबंध किए गए हैं उसके बारे में समझते हैं कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अब इसके संवैधानिक उपबंधों को देखना है कि इसके संवैधानिक प्रावधान हमारे बुक में क्या क्या किया गया है। तो यहाँ पे लिखिएगा संवैधानिक उपबंध, उपबंध। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनको किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान किया गया है। तो देखिए आपके अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या किया जाएगा? एक मंत्री परिषद बनाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, और वो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? जो भी नीति निर्माण होता है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और वही बताते हैं कि ये नीति निर्माण हमारे देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पे लिखिएगा अनुच्छेद 74, अनुच्छेद हमारा 74। तो लिखिएगा कि हमारे राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, यानी हमने आपको आर्टिकल 52 में क्या बताया, 53 में क्या बताया था कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह हमारे संघ की कार्यपालिका के क्या होते हैं? औपचारिक प्रधान होते हैं यानी ऑफिशियल हेड होते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो कोई भी काम खुद से नहीं करते हैं, उनकी सहायता एवं सलाह के लिए ही क्या बनाया गया है? ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है। और जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है उसी सलाह को मानने के लिए हमारे राष्ट्रपति क्या है? बाध्य भी है। ठीक है, ये नहीं कि मंत्री परिषद ने हमें ये सलाह दिया और उससे राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद भेजे गए मंत्री द्वारा सलाह को मानने के लिए क्या होते हैं? हमारे राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद बनाया गया है। ठीक है, मंत्री परिषद बनाया गया है, बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा जिसकी अध्यक्षता, हमने लिख दिया है जिसकी अध्यक्षता। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्यों बनाया जाता है। तो हमारे राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या किया जाता है? ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, ये बात हमने समझ लिया। ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो आपके अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हमें दूसरी बात क्या लिखना है कि मैम जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना वो हमारे मंत्री द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। एक बार क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं किसी भी मतलब बिल को, लेकिन जब मंत्री क्या करते हैं? दोबारा उस मतलब सलाह को भेजते हैं तो उस सलाह को मानने के लिए क्या हो जाते हैं? बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा
कि राष्ट्रपति किसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, लेकिन फिर पुनर्विचार के बाद भेजे गए सलाह को मानने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसी सलाह को एक बार, यानी जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो क्या राष्ट्रपति को कभी तो ऐसा एक समय आता होगा जब उनको लगता होगा कि इस कानून को या इस विधेयक को क्या करना चाहिए, एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जाए, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो वैसे क्या कर सकते हैं, एक बार भेज सकते हैं, लेकिन जब फिर दोबारा वो आता है बिल, तो उस पे उनको बाध्यकारी कर दिया जाता है कि आपको स्वीकार करना ही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी सलाह को एक बार पुनर्विचार, रिकंसीडर के लिए, ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, परंतु पे ध्यान देना। ठीक है, परंतु पुनर्विचार के बाद भेजे गए सलाह को मानने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। परंतु पुनर्विचार के बाद भेजे गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। ठीक है, बाध्य होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमारे मंत्री हैं वो जो भी सलाह दे रहे हैं राष्ट्रपति को, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति हमारी बाध्य होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे मंत्री साहब है वो हमारे राष्ट्रपति को सलाह तो देते हैं, तो क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके बुक में बताया गया है कि हमारे मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी हमारे न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो हमारे मंत्री हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई मंत्री हो गया, ये हमारे राष्ट्रपति को क्या कर रहे हैं, कुछ सलाह दे रहे हैं, तो इनके द्वारा दिए गए सलाह की जांच जो है, सलाह की जांच हमारे किसी भी न्यायालय द्वारा क्या होगी, नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच हमारे किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ये बात आपको नोट करना है कि मंत्रिपरिषद द्वारा मंत्री या मंत्रियों द्वारा लिख लीजिए। ठीक है, मंत्रिपरिषद अच्छा नहीं है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया, जो भी बेसिक बातें थी मैंने आपको बता दिया कि हमारे अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद को बनाया जाता है। फिर हमने बताया कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारे मंत्री हैं, जो भी हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तो उस सलाह को हमारे जो राष्ट्रपति है एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा भेजे गए सलाह को मानने के लिए वह क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, बाध्य हो जाते हैं। फिर हमने कहा कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच हमारे किसी भी आपके न्यायालय द्वारा क्या हो जाती है, नहीं की जाती है, यानी किसी भी न्यायालय द्वारा इसकी जांच नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने मंत्रिपरिषद से संबंधित जो बातें थी उसको देखा, थोड़ा सा इसका मतलब
जानकारी लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे मंत्री परिषद में, यानी ये जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें हमारे जितने भी मंत्री होते हैं, इसमें हमारे जितने भी मंत्री होते हैं, तो उन मंत्रियों के बारे में हमें क्या करना है, कुछ थोड़ा सा विशेषता के बारे में जानना है कि इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, माइनिंग मिनिस्टर हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्टर हो गए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गए, सब मिनिस्टर हो गए। तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, और ये सारी बातें अब हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो वो आपके अनुच्छेद किस में दिया गया है, अनुच्छेद 75 में ये सारी उपबंध बताया गया है। तो यहाँ पे लिखिएगा अनुच्छेद 74 के बाद हम लोग अनुच्छेद 75 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 75, तो मंत्रियों से संबंधित कुछ उपबंध दिया गया है। ठीक है, मंत्रियों से संबंधित, मंत्रियों से संबंधित उपबंध। ठीक है, संबंधित उपबंध, यानी जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी हमारे मिनिस्टर बैठते हैं, उनके बारे में अब कुछ हमें क्या करना है, जानकारियां प्राप्त करना है कि उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, और उनका वेतन और भत्ते किस कहाँ से दिया जाता है, उनको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, वो सारी बातें जानते हैं। ठीक है, तो एक बात हम लोग पीछे पढ़ के आए थे कि मैम हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात तो पढ़ के आए हैं ना। ठीक है, फिर हमने दूसरी बात वहीं पर मैंने आपको बताया भी था पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर में कि हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मंत्री होंगे, इसकी सिफारिश हमारे प्रधानमंत्री किससे करते हैं, राष्ट्रपति से करते हैं। और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या करते हैं, मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उस बात को लिखना है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, एक मिनट, ये राष्ट्रपति कैसे लिखा गया, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्री में कौन आ जाते हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो हमारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, उन मंत्रियों की बात की जा रही है। ठीक है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यहाँ पे पीएम लिखा, चलो लिख ही देते हैं, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये बात हमने जान लिया। यानी यहाँ पे आपको समझना है कि हमने कहा कि ये जो हमारे पीएम टीम बनाते हैं कुछ लोगों का, तो इस टीम में अब कौन कौन से लोग होंगे, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा, किसके सिफारिश पर, पीएम के सिफारिश पर। यानी हमने कुछ एक हमें गेम खेलना है, तो हमने कहा कि हमारे गेम में ना एक और हमसे क्या है, ऊपर पे कोई है, तो हमने कहा कि देखिए हमारे टीम में ना ये जो लड़का है, ये अच्छा स्पोर्ट्स में है और ये सिंगिंग में अच्छा है, तो इसे क्या कर लीजिएगा, हमारे टीम में भेज दीजिएगा। मतलब जैसे हम राष्ट्रपति से सिफारिश करें। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या करेंगे, इस टीम में भेजेंगे जिनकी सिफारिश हमने राष्ट्रपति से की थी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति
किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन किसके सिफारिश पर की जाती है? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया हो सकता है, हमने उम्मीद कर लिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 में हमने क्या देखा? मंत्रियों से संबंधित उपबंध। अब हमने देखा कि इनमें मंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इसमें कितने हमारे मंत्री बैठते हैं। ठीक है, इसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मान लीजिए 543 क्या होते हैं हमारे लोकसभा में, क्या होती है? सीटें होती है। तो अब इसमें से 543 में से सारे लोग तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठेंगे नहीं। अब सारे लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही बैठ जाएंगे तो संसद में कौन बैठेगा भाई? ठीक है, तो देखिए अब इसमें से सारे मंत्री क्या होते हैं? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या होते हैं? पार्ट नहीं होते हैं। तो वही आपको देखना है कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने % मंत्री क्या होते हैं? बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, उससे हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या पीएम सहित, यानी राष्ट्र प्रधानमंत्री सहित। ठीक है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या पीएम सहित आपके लोकसभा, यहाँ पे सहित मैंने छोड़ दिया। ठीक है, पीएम सहित लोकसभा में, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, लोकसभा में कुल उपस्थित सदस्य सदस्य का 15% से अधिक नहीं होता है, ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या देखा कि मैम जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? आपका ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने कहा कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्रियों की मैम संख्या होगी ना, वो कितना % होगी? तो आपके लोकसभा में टोटल उपस्थित सदस्य का, यानी हमने क्या कहा कि लोकसभा में टोटल उपस्थित सदस्य का आपका 15% से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने % लोग बैठेंगे? तो लोकसभा के टोटल उपस्थित सदस्य के कितने %? तो 15%। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे लोकसभा में कितने लोग होते हैं? तो आपके मैम हम लोग देखते हैं कि हमारे लोकसभा में 543 लोग होते हैं। तो 543 का अगर हम लोग 15% करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 15/100। ठीक है, तो अगर हम लोग इतना इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 81 क्या आता है? हमारा 42 आता है, यानी 81.42 आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको क्या करना है? या तो आप क्या करेंगे? 81 लोगों को इसमें रखेंगे, या क्या करेंगे? आप 82 लोगों को इसमें रखेंगे। तो जो आपका 82 संख्या हो जाता है ना, ये अधिक हो जाता है, लेकिन हमें 15% से क्या करना है? अधिक को नहीं रखना है। तो इसलिए हम लोग अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने सदस्यों को रखते हैं? तो 81 सदस्यों को क्या करते हैं? इसमें रखते हैं। 543 का 15% कितना आया? तो आपका 81.42 आ जाता है। ठीक है, तो 81 सदस्य क्या होते हैं? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, यानी 543 ये टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाके नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब ये हमें देखना है कि ये आखिर किया क्यों गया है, मतलब इसको क्यों फिक्स कर दिया गया है कि 15% से अधिक नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी कोई पार्टी क्या होती है, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाती है कि वो सरकार बना सके। ठीक है, तो कोई पार्टी क्या करती है ना कि किसी को लालच देती है कि आप ना मेरे से आप गठबंधन की सरकार बना लीजिए और हम क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको ये मंत्रालय दे देंगे। ठीक है, तो इससे ना क्या होता था कि बहुत सारे ना मंत्री उसी में जाके बैठ जाते थे लालच के
मतलब लालच में आके। तो इसलिए अब क्या हो गया कि जो संख्या है उसको फिक्स कर दिया गया है कि हमारे लोकसभा में कुल उपस्थित सदस्य का कितना होना चाहिए, तो 15% होना चाहिए। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो उपबंध है इसको हमारे संविधान के किस संशोधन द्वारा और किस वर्ष इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको लिखना है कि हमारे संविधान के नोट में यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए, ठीक है, 2003 के आपके 91वें संविधान संशोधन के तहत इस उपबंध का समावेश किया गया। समावेश का मतलब जोड़ा गया। ठीक है, 2003 के 91वें संविधान संशोधन के तहत इस उपबंध का समावेश किया गया। ठीक है, समावेश किया गया, समावेश किया गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ा उसे देखते हैं एक बार। हमने देख लिया कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मैम मिनिस्टर्स होंगे उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी, तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, किसके सिफारिश पे, प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। फिर हमने आपसे पूछा कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे कितने मिनिस्टर्स बैठते हैं, तो हमने आपसे बताया कि हमारे लोकसभा में कुल उपस्थित सदस्य का 15% से अधिक नहीं होते हैं मिनिस्टर। तो हमने 543 का क्या निकला, 15% निकाला, तो हमारा आता है 81.42। तो 81 को हम लोग क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारी सरकारें थी वो अन्य लोगों को लालच देती थी कि आप मेरे से गठबंधन की सरकार बना लीजिए और हम आपको कोई मंत्रालय दे देंगे इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जो मंत्रियों की इसमें संख्या होती थी काफी ज्यादा हो जाती थी, इसलिए जो संख्या है उसको निश्चित कर दिया गया। तो आपसे संविधान संशोधन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था, तो 2003 के 91वें संविधान संशोधन के तहत इस उपबंध का समावेश किया गया था। ठीक है, अब हमने जान लिया दो बातें, यानी इसमें संख्या कितनी होती है और इसमें मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अब हमने मंत्रियों की नियुक्ति तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो मंत्रियों को शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी इसमें जितने भी हमारे मंत्री आके बैठते हैं, 81 मंत्री आके बैठते हैं, तो उनको उनके पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा मंत्रियों को उनके पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये हमने शपथ देख लिया। अब हमें दूसरी बात क्या देखना है कि इन मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है। तो इन मंत्रियों का क्या होता है, जो कार्यकाल होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, वह हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति के, दूसरा बात क्या लिखना है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, इच्छा अनुसार। ठीक है, प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब हमें देखना है इनके वेतन को, तो इनका जो वेतन और भत्ते हैं वह हमारे संसद द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर निर्धारित किया जाता है। तो इनका वेतन एवं भत्ता लिख लीजिएगा, इनका वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, समय समय पर निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता
है, ठीक है। यानी इनके वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो हमारे संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हमने जान लिया। अब आते हैं हम लोग किस बात पे, अपने दूसरे बात पे, यानी हमने मंत्रियों के बारे में जो भी उपबंध था उसको हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि हमारे जो मंत्री होते हैं उनको सदन में क्या क्या अधिकार दिया जाता है, ठीक है। सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात क्या देखा, उसको समझते हैं। मंत्रियों के बारे में हमने क्या देखा कि हमारे मंत्रियों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, फिर हमने जाना इनको शपथ कौन दिलाता है और इनका वेतन कितना होता है। अब हमें आर्टिकल आ जाना है आपके आर्टिकल 88 पे। आपका आर्टिकल 88 क्या बोलता है, उसे क्या करना है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, आपको समझना है। तो यहाँ पे लिखिएगा आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 क्या कहता है, बोला गया है सदन में मंत्रियों के अधिकार, यानी संसद में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार होंगे, उन अधिकारों के बारे में क्या किया गया है, आपसे आर्टिकल 88 में बताया गया है, ठीक है। जो बातें आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो सदन में यहाँ पे लिखिएगा, सदन में मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों के अधिकार, यानी ये जो मंत्री होते हैं इनका सदन में यानी पार्लियामेंट में क्या क्या अधिकार होता है, उन अधिकारों का हमें क्या करना है, थोड़ा सा जिक्र करना है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा कि प्रत्येक मंत्री को हमारे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है तथा उसमें मत देने का भी क्या होता है, अधिकार होता है। लेकिन जब बात आती है आपकी संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन और आपकी संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी, आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका तदर्थ होता है यानी एडहॉक, जो कि मतलब उसका टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और एक आपका स्टैंडिंग होता है यानी अस्थाई। तो ये जो संसदीय समितियां होती हैं इनमें तो ये भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको मत का यानी बोलने का किसी भी मुद्दे पर अधिकार नहीं होता है, ठीक है। मत का मतलब ये मत समझना कि वोट देने का अधिकार नहीं होता है किसी का, वो नहीं वोट मैं बोल रही हूँ, ठीक है। संसद में किसी बिल पर क्या किया जाता है, सभी लोगों का मत जाना जाता है कि आपका मत क्या है, तो वो अपना मत नहीं दे सकते, ठीक है। केवल उसके कार्यवाही में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जो हमारे मंत्री होते हैं, पहले ऐसे लिखे, ठीक है। प्रत्येक मंत्री को, प्रत्येक मंत्री को, प्रत्येक मंत्री को सदन की कार्यवाही में, सदन की कार्यवाही में, कार्यवाही में भाग लेने, भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। तथा बोलने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, अधिकार होता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि आपके कभी कभी क्या होता है, ज्वाइंट सेशन बुलाए जाते हैं और एक आपका होता है संसदीय समिति। तो उनमें तो ये भाग लेते हैं लेकिन इनको बोलने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे लिखिएगा तथा, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तथा यह दोनों सदनों के, दोनों सदनों के, सदनों के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन तथा संसदीय समिति में भी, संसदीय समिति में भी, समिति में भी भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। परंतु इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। परंतु इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझना है कि मैम हमने क्या देखा कि जो हमारे मंत्री होते हैं
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठते हैं मंत्री लोग, वो क्या करते हैं, तो हमारे सदन की कार्यवाही में भाग तो लेते हैं और सदन की कार्यवाही में इनको, यानी कार्यवाही में इनको बोलने का भी अधिकार होता है। सदन की कार्यवाही जो कि 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है, उसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें इनको भाग लेने का भी अधिकार होता है और बोलने का भी अधिकार होता है। लेकिन इस बात को ध्यान देना है तथा यह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन यानी जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उसमें भी भाग लेते हैं, संसदीय समिति उसमें भी भाग लेते हैं। लेकिन जब दोनों में भाग लेते हैं, इन दोनों में, तो इनको क्या होता है, मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, वोट का अधिकार नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो सदन में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार होंगे वह आपके अनुच्छेद 88 में बताया गया है। जो बातें आपके बुक में बताई गई है उसको हमने बता दिया है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे मंत्री परिषद में मंत्री लोग बैठते हैं, अब भाई जो वो काम कर रहे हैं तो उस काम के प्रति किसके लिए वो जिम्मेदार होंगे, मतलब किसके प्रति वो उत्तरदायी होंगे, उसे देखना है, ठीक है। अब ये नहीं कि कुछ भी काम करते जा रहे हैं और जो अलग से मंत्री है वो कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ जवाबदेहिता कोई नहीं सुनिश्चित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब वही हमें देखना है कि जो हमारे मंत्री परिषद में मंत्री बैठते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, यानी जो इसमें हमारे मंत्री बैठते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें हम लोग दो तरह से देखेंगे, एक तो हमारा जो मंत्री होगा वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा उसे देखेंगे, और दूसरा हमारा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा उसे देखेंगे, ठीक है। एक हमारा क्या हो जाता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है। और फिर हम लोग क्या देखने वाले, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत गत मैंने कहा लिख दिया, ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो देखिए जब हम लोग मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपके लोकसभा के होते हैं, ठीक है, लोकसभा के होते हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो हमारे मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जब आपसे संसद पूछेगा तो वहां पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारे मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। और अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो यह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो अपने राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति। क्यों राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका किसके प्रति बनता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। यानी आपको समझना है, यहाँ पे देखो हमने आपको क्या बताया भाई, हमने आपको कहा कि ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने क्या कहा कि इसमें तो हमारे 543 क्या होते हैं, लोकसभा में सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें से हमारे 81 लोग ही क्या होते हैं, इसमें आके बैठते हैं और वही क्या करते हैं, हमारे देश के लिए क्या करते हैं, नियम कानून बनाने का काम करते हैं। तो ये जब हमारे 81% मंत्री आके इसमें बैठ रहे हैं और हमारे मान लीजिए कोई हमारा क्या हो गया, हमारा मान लीजिए क्या हो गया, इसमें डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है, और वो रक्षा के क्षेत्र में क्या करते हैं, कोई एक ऐसा बिल लेकर आते हैं जो बिल क्या है, इन में से कोई उपस्थित जो सदस्य है 543 में से कोई सदस्य है उसको क्या है, वो बिल मंजूर नहीं है। तो ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है यह क्या करेंगे, अपना
जो लोकसभा में जो भी सदस्य है उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को क्या करेंगे, मतलब उत्तरदायित्व को बनाए रखेंगे, और जो बिल इन्होंने लाया है उसके बारे में उसकी विशेषता को बताएंगे, उसके बारे में जो भी बातें बताएंगे, ठीक है। तो वही बताया जाता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो हमारे मिनिस्टर्स बैठते हैं वो हमारे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वो हमारे किसके प्रति होते हैं, तो आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो मंत्रियों से संबंधित हमारे जितने भी बातें थी उसे हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब हमें मंत्री परिषद की संरचना के बारे में पढ़ना है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें हमारे कितने तरह के मंत्री बैठते हैं बस उसे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यानी मंत्री परिषद की संरचना के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं मंत्री परिषद की संरचना के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इस मंत्री परिषद में कितने तरह के मंत्री बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। एक आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक आपके राज्य मंत्री होते हैं, और एक आपके उप मंत्री होते हैं। अब इनका क्या क्या कार्य होता है, ये क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। मंत्री परिषद में, एक मिनट, मंत्री परिषद में मंत्रियों की, ठीक है, मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, 3 श्रेणियां होती है, ठीक है। अब 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती है उसे हमें देखना है, ठीक है। तो आपके पहले कौन से हो जाते हैं, तो आपके पहले हो जाते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। आपके दूसरे मंत्री कौन हो जाते हैं, तो राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री मतलब ये नहीं कि हमारे राज्यों के मंत्री होते हैं, ठीक है। और आपके तीसरे कौन हो जाते हैं, तीसरे हो जाते हैं आपके उप मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी पद बनाया गया है, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हमारा जो मंत्रियों का 3 वर्गीकरण किया गया है उसे क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री को पढ़ेंगे, फिर हमारा जो दूसरा है वो कौन सा हो जाता है, आपका राज्य मंत्री हो जाता है, राज्य मंत्री हो जाता है। तीसरा हमारा कौन सा हो जाता है, आपका हो जाता है उप मंत्री हो जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो हमने मंत्रियों का वर्गीकरण देखा है 3 तरह से, इसका संविधान में वर्गीकरण देखने को नहीं मिलता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में इन मंत्रियों का वर्गीकरण कहीं पर भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कैबिनेट मंत्री के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि ये कैबिनेट मंत्री होते कौन है और इनके पास क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, चलो अगले स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। तो देखिए कैबिनेट मंत्री के पास क्या होता है कि हमारे केंद्र सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो इन्हीं के पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि केंद्र सरकार के, ऐसे लिखिए, ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों के पास, कैबिनेट मंत्रियों के पास, मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय
सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पे लिखना है मैम, जैसे में हमारा आ जाता है, जैसे आपका रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सारी, ठीक है। तो जैसे में आप लोग लिखेगा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मंत्रालय, और हमारा विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, और आपका वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर किसमें आ जाते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपके वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और आपका संचार, संचार, ये सारी कहाँ आ जाते हैं, तो हमारे कैबिनेट मंत्री में ही क्या हो जाते हैं, शामिल होते हैं। और ये जितने भी हमारे मंत्री होते हैं, यानी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और आपके होम मिनिस्टर होते हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, तो हमारे इस कैबिनेट के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और कैबिनेट की कार्यवाही में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और हमारे देश के नीति निर्माण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ये सारे मंत्री यानी ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट के क्या होते हैं, तो आपके सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, तथा इसके कार्यवाही में भाग लेते हैं, तथा इसके कार्यवाही में क्या करते हैं, इसके कार्यवाही में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, तथा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लिखेगा, तथा नीति निर्माण में, तथा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया कि मैम जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनमें हमारे केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय आ जाते हैं, और ये जितने भी हमारे मंत्री होते हैं, सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, तथा उसके कार्यवाही में भाग लेते हैं, तथा नीति निर्माण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग दूसरे मंत्री पे आते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, हमारे राज्य मंत्री हो जाते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री। तो ये जो हमारे राज्य मंत्री होते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेगा कि कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और ये जो होते हैं, ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, और कैबिनेट के कार्यवाही में भी भाग नहीं लेते हैं, तथा यह कैबिनेट के, इसको ध्यान में रखना है, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तथा कार्यवाही में भी भाग नहीं लेते, ठीक है, तथा कार्यवाही में भी भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमारे क्या हो जाते हैं, आपका मतलब कोई हमारा क्या है, रेलवे मंत्रालय से क्या है, कोई मंत्री है, ठीक है, रेलवे मंत्रालय से क्या है, एक मंत्री है। तो जो हमारे रेलवे मंत्रालय से जो मंत्री हैं, वो क्या करेंगे, बस वो बात ये बताएंगे कि हमारे इस राज्यों के इन शहरों में क्या करना है, इतना रेलवे ट्रैक को बिछाना है, ये सारी करना है। तो अब ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजों को कौन देखेगा, कौन लागू करेगा, तो उनकी मदद के लिए क्या होता है, हमारे राज्य मंत्री का पद बनाया जाता है, ठीक है। और आपके राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए किसका पद बनाया जाता है, तो आपके उप मंत्री का पद बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है
उप मंत्री। तो ये जो हमारे उप मंत्री होते हैं ये क्या करते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की क्या करते हैं, प्रशासनिक क्या करते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यह, ऐसे लिखिए। ठीक है, यह कैबिनेट मंत्री तथा तथा क्या है आपके, राज्य मंत्री। ठीक है, तथा राज्य मंत्री को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। को प्रशासनिक ऐसे लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। को प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों में क्या करते हैं, कार्यों में क्या करते हैं, तो मदद करते हैं। ठीक है, कार्यों में मदद करते हैं। ठीक है, तो उप मंत्री समझ में आ गया, राज्य मंत्री समझ में आ गया, कैबिनेट मंत्री समझ में आ गया। ठीक है, यानी कैबिनेट यानी जो हमारे उप मंत्री होते हैं वह क्या करते हैं, तो आपके कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को क्या करते हैं, प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये बात ध्यान में रखना है कि ये भी हमारे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते तथा उसके कार्यवाही में भी क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, तथा उसके कार्यवाही में भी भाग नहीं लेते। ठीक है, तथा उसके कार्यवाही में भी भाग नहीं लेते हैं। ओहो, ठीक है, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके मंत्री परिषद की संरचना। यानी संरचना में हमने देखा कि 3 तरह के मंत्रियों की इसमें श्रेणियां पाई जाती है। एक आपके कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। ठीक है, लेकिन इसका वर्गीकरण हम लोग अगर संविधान में देखते हैं तो वो आपके संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, यानी यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख लीजिएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद जब हमने लिखा है तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी हमने केंद्रीय मंत्री परिषद को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आपका ये जो टॉपिक है होता है कंप्लीट। यानी हमने सबसे पहले देखा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है, उससे हमने समझा। फिर हमने देखा कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का संवैधानिक उपबंध, यानी मंत्रिपरिषद का हमारे संविधान के किस भाग में, अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया, तो भाग 5 अनुच्छेद 74। ठीक है, फिर हमने वो जो मंत्री थे उन सारे मंत्री से संबंधित जो भी प्रावधान थे उसको देखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।